अब तक हमने देखा कि आरव और जानवी एक दूसरे से लिफ्ट में टकराते हैं और आरव के हाथ लगती है जानवी की एक ड्राइंग जिसको लेके वो उसे थोड़ा टीज़ करता है। वहीं शालिनी जो जानवी को बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी वो बहुत परेशान हो गई और फाइनली जब उसने उठाया तो उससे शिकायत पे शिकायत उसकी चालू हो गई। जानवी जब अपने ऑफिस से बाहर निकली तो उसकी गाड़ी थोड़ी दूरी पे जाके ख़राब हो गई। वहीं आरव ने उसे देखा तो उसे अपनी गाड़ी में बैठने को इशारा दिया। आरव ने अपना फ़ोन निकाला और रजत को फ़ोन करके गाड़ी का मामला हैंडल करने को कह दिया। वो अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी ड्राइव करते करते ही उसने पूछा, अब तुम्हें अपनी ड्राइंग नहीं चाहिए क्या? उसकी अचानक से आई आवाज़ से कार की शांति भंग हो गई और जानवी जो खिड़की से बाहर देखने में खोई हुई थी वो भी उसकी तरफ मुड़ी। वो उसको बस ड्राइव करता हुआ देख रही थी। कोई बात नहीं, ये ड्राइंग आप रख लीजिए। ये बोल के जानवी की आंखों में चमक आ गई। वैसे भी जब उसने सब देख ही लिया है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जानता हूँ उस पर जो वर्ड्स लिखे हैं वो तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं है। उसने सोचने समझने के बाद ही अचानक ये लाइन बोली थी। जब आरव ने कहा तो जानवी उसको सरप्राइज होकर देख रही थी। तुमने जो साउथ रिवर ब्रिज का प्रपोज़ल दिया है उसमें तुम्हारे साइन और हैंड राइटिंग्स को मैंने देखा है। आपको कैसे पता कि उस पर जो लिखा था वो सच में मेरी सोच नहीं है? हो सकता है कि मेरे मन में सच में इतनी नफ़रत हो। जानवी थोड़ा हंसने लगी लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी और थोड़ा सा निराश होते हुए बोली, पता नहीं क्यों पर उन दोनों को देख के मेरा मन शांत नहीं हो रहा। मेरे मन में सिर्फ उनको बर्बाद करने का ख्याल आता है लेकिन मुझे खुद को बार बार रोकना पड़ जाता है। इसका बस यही मतलब है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो। तुम्हें तो इसके लिए खुश होना चाहिए। आरव थोड़ा रुका और फिर बोला, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त ने जो कहा था वो गलत नहीं है। पास्ट हमेशा पास्ट में ही रहे, उसका सबसे अच्छा तरीका है खुद की न्यू लाइफ को शुरू करना। सब चीज़ें भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जब उसने आरव की ये सलाह सुनी तो वो सोचने लगी। शालिनी की बोली हुई बातें भी उसके दिमाग में इस टाइम गूंज रही थी। तू ऐसे इंसान से शादी कर ले जो एक्सेप्शनल हो, वो इतना अच्छा हो कि तू पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो, सब तुझे देखे। बस यही तेरा असली बदला होगा उन धोखेबाजों से। बातें बोलने में तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन किस में हिम्मत थी इस तरह की? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतनी हिम्मत वो कैसे जुटाएगी? और क्या वो खुद के जैसे किसी पागल को ढूंढेगी और उसको दलदल में धकेल देगी? शायद नहीं। जानवी ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। जब उसने ये सोचा तो अपनी आंखें दुख में नीचे कर ली। उसकी आंखें बस आरव को ड्राइव करते हुए तिरछी नज़रों से देख रही थी। गाड़ी की खिड़की पे एक हाथ रख के वो अपना माथा धीरे धीरे मसल रही थी। मुझे डर है कि इस चीज़ का रिज़ल्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी और वैसे भी मैं जिससे शादी करूँगी उसके लिए तो ये बहुत अनफेयर होगा ना। ट्रेजेडी से खुद को बचाने के लिए एक और ट्रेजेडी तो मैं नहीं कर सकती। मैं खुद के चक्कर में दूसरे की लाइफ को क्यों ख़राब करूँ? तुम्हें कैसे पता ये ट्रेजेडी ही होने वाला है? क्या पता कुछ कॉमेडी हो जाए। तुम इतनी नेगेटिव बातें नहीं कर सकती, वरना ऐसी बातें बोल बोल के तुम खुद को अपनी बातों में फंसा लोगी। ये बात बोलने के बाद आरव ये सोच रहा था कि ये लाइन उसने खुद के लिए बोली है या जानवी के लिए। उसके कानों में भी उसके दादाजी की आवाज़ गूंज रही थी, आरव, पास्ट को पास्ट में रहने दो, क्योंकि लाइफ हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे नहीं। अब वो थोड़ा थक गया था इन रिश्तों को संभालते हुए। जानवी भी थक गई थी। आजकल लोग प्यार में बिल्कुल डूब जाते हैं और वो जब सक्सेसफुल नहीं होता तो टूट जाते हैं। एक अनजान शहर में किसी के लिए दर दर भटकते रहते हैं उस प्यार के गम में जो काफ़ी सालों पहले किसी को हुआ था। बस टाइम ही उन यादों की मिट्टी पे धूल डाल सकता था, लेकिन कभी कभी वो टाइम आने में भी बहुत टाइम लग जाता था। आरव अपने उन ख्यालों में ही खोया हुआ था और कुछ सोचने लगा। अचानक ही उसने ब्रेक लगाई। पोर्शे जो रोड पे हाई स्पीड पे चल रही थी वो अचानक रुक गई। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा जो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। कम रोशनी में जानवी का वो चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसके चारों ओर लाइट्स चमक रही हैं। शायद वो थोड़ी थकी हुई सी थी। आज आरव ने नोटिस किया कि असली में ये कितनी पतली है। जैकेट ना पहने तो जानवी तो जैसे तेज़ हवा में उड़ ही जाए।
जानवी, मुझे लगता है शायद तुम भी मेरी जैसी हो। तुम्हें भी अब मेरी तरह एक शादी की ज़रूरत है। जब आरव ने ये कहा तो जानवी, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी, उसका शरीर थोड़ा सा अकड़ गया। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और चुपचाप उसकी तरफ देखा जो अभी थोड़ा खोया खोया हुआ था। उसकी वो काली आंखें जो बादल जितनी काली थी। शायद वो उन आंखों में सिंसेरिटी ढूंढ रही थी, या फिर कह सकते हैं अपने लिए सांत्वना। क्या वो उसके लिए पिटी फील कर रहा था, या फिर शायद खुद के लिए। वो जानती थी कि उसकी भी अपनी एक कहानी ज़रूर है, लेकिन जानवी ने कभी आरव की लाइफ में ज़्यादा घुसने का नहीं सोचा। वैसे भी दूसरे के रिश्ते में क्या है क्या नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए वो बातें कोई मायने नहीं रखती थी। आप ये, जानवी की आंखें थोड़ी रोनी सी हो रही थी। आरव ने जो कहा उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे खुद की तरफ यूँ खोया हुआ देख के आरव ने फिर से अपनी धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझसे शादी करोगी क्या? मेरी वाइफ बन जाओ और ग्लोरी वर्ल्ड की मालकिन। इससे तुम सबसे ऊपर आ जाओगी और जिसको तुम्हें दिखाना है उसे तुम दिखा पाओगी। उसकी बातें एकदम साफ सीधी और थोड़ी बुरी लगने वाली भी थी, जो जानवी पे बिजली की तरह गिरी। इससे जानवी का दिमाग तो थोड़ी देर के लिए बंद ही हो गया। अब वो उसकी बातें सुन के इतनी शॉक्ड और स्टन थी कि बहुत देर तक उसने कुछ कहा ही नहीं। वहीं आरव उसको शांति से मुस्कुरा के देख रहा था। वो हमेशा ऐसा इंसान था जो चीज़ें सोचता और फिर तुरंत एक्ट कर देता। ये मिलिट्री और बिजनेस में सालों काम करने का तजुर्बा ही था जो उसे तुरंत फैसले लेने पे मजबूर कर देता था, और इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा कूल लगता। बिजनेसमैन होने के नाते वो हमेशा अपनी जीत के बारे में ही सोचता था, और अगर वो अपने साथ बैठी इस लड़की से शादी करता है तो शायद ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम थोड़ा सोचो और 3 दिन में मुझे इसका जवाब देना, ओके? आरव उसकी तरफ इस टाइम बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी धीमी सी आवाज़ में एक अलग ही चार्म था। जानवी कुछ बोली नहीं, वो बस आरव को देखते देखते खो गई। आरव वो था जिसकी आंखों से कुछ छुपता ना हो, और ऐसे ही उसने जानवी की आंखों में भी चल रही हलचल देख ली थी। वो थोड़ी हैरान, थोड़ी परेशान, थोड़ी हेल्पलेस लग रही थी। तो तुम्हारी इस चुप्पी को मैं क्या समझूं? जब उसने देखा कि वो अभी भी शांत ही है तो अचानक से वो स्माइल करने लगा। उसकी आवाज़ ऐसी सुनाई दी जैसे उसकी बातों को कोई काट नहीं सकता हो। अगर तुम कुछ नहीं बोली तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गई। वो मैं, जब जानवी ने उसकी ये वाली बात सुनी तब थोड़ा होश में आई। वो अपना जवाब देने जा ही रही थी पर आरव ने उसे फिर रोक दिया। उसकी आंखें जानवी को इस तरीके से देख रही थी जैसे वो उसकी नज़रों से कभी बच के नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा जवाब अभी नहीं चाहिए। तुम अभी बिना सोचे समझे बस बोल दोगी। घर वापस जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। आई बिलीव यू आर वेरी स्मार्ट, तो तुम जानती होगी कि मुझे किस तरह का आंसर देना चाहिए। आरव की बातों ने जानवी के मुंह से निकलने वाले शब्दों को वहीं रोक दिया। थोड़ा सोचने के बाद जानवी बोली, पर पर मैं क्यों? जैसी क्वालिटीज़ आप में है उससे तो आपको कोई भी मिल सकती है। यहाँ तक कि आप न अपना स्वयंवर भी करवा सकते हैं। जब उसने जानवी का सवाल सुना तो वो भी थोड़ा शांत हो गया और कुछ सोचते सोचते बोला, हर चीज़ का रीज़न हो ये ज़रूरी नहीं होता, पर अगर तुम्हें सच में कोई आंसर चाहिए तो। अगली लाइनें बोलने टाइम पे आरव की वॉइस थोड़ी और सीरियस हो गई। मुझे एक वाइफ चाहिए ही, और मैं तुमसे नफ़रत भी नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, मुझसे शादी कर लो और फिर तुम्हारी सारी विशेस मैं पूरी करूँगा। मुझे बस तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए। वो अचानक से जानवी की तरफ मुड़ा और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, क्या तुम मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हो? वो थोड़ा कंफ्यूज थी और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके बैठ गई। मेरी बातें याद रखना। चलो मैं तुम्हें डिनर के लिए लेके चलता हूँ। आरव ने अपनी बातें बहुत बेबाकी से बोली और उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि जानवी इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी। जानवी ने देखा कि वो ऑलरेडी गाड़ी बड़े फोकस के साथ चला रहा था। उसके पास चुप रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
गाड़ी एक हाई क्लास रेस्टोरेंट के आगे आके रुकी। अगर तुम्हारा कोई और सवाल है तो वापस घर जाने के बाद उसको अच्छे से सोचना। चलो चलें, खाना खाने का टाइम हो गया है। आरव जानवी की तरफ देख रहा था जो अभी भी अपने ख्वाबों में ही थी। वो हंसा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा। जब जानवी ने देखा कि आरव नीचे गाड़ी से उतर चुका है तो वो भी उतर गई। हेलो सर। जैसे ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि आरव आ गया है तो सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत खुशी खुशी आगे आके उसे ग्रीट किया। आरव ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी गाड़ियों की चाबी को उसकी तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे ही चाबी को कैच करके गार्ड पीछे मुड़ा तो वो जानवी से टकरा गया। ये तो अच्छा था कि टाइम पर ही आरव ने जानवी को अपनी तरफ खींच लिया था। सॉरी मैम, सॉरी। गार्ड घबरा के जानवी से माफ़ी मांगने लगा। वो भी तब जब उसने देखा कि आरव की शक्ल पे नाराज़गी साफ साफ दिख रही है। कोई बात नहीं, आप अगली बार से ध्यान रखिएगा। जानवी ने मुस्कुराते हुए उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। जानवी की आंखों के इशारे को आरव समझ गया था और फिर उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसके हाथों को छोड़ा और रेस्टोरेंट में आगे आगे चलने लगा। वहाँ का मैनेजर उनको उनके प्राइवेट रूम तक ले गया। आरव मेन्यू देखते हुए पूछते हैं, अच्छा क्या खाना है तुम्हें? जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। वो शायद थोड़ा सा गुस्सा थी। जब उसने सोचा कि कैसे आरव ने उसकी बातों को रोक दिया था तो उसे थोड़ी सी नाराज़गी हो गई। और उसने उसकी ड्राइंग भी तो देख ली थी। आरव ने यह सुनने के बाद उसे बड़ी इंटरेस्टिंग निगाहों से देखा और थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, क्या बात है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा टेस्ट इतना ज़्यादा हाई क्लास होगा। ये सुनकर तो जानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो आरव की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखने लगी। ये सब देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर अपनी हंसी को बहुत हैंडल करने की कोशिश कर रहा था और ये सब देखने के बाद जानवी को फिर से एम्बैरेसमेंट हो गई। उसने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और रेस्टोरेंट की डेकोरेशंस और लाइट्स को गौर से देखने लगी। आरव ने भी उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और ऑर्डर देते हुए कहा, स्टीक और एक रेड वाइन। थोड़ी देर में सारा खाना वहाँ पे सर्व कर दिया गया था और एक ब्यूटीफुल सी पियानो की धुन की आवाज़ वहाँ पे आने लगी। पियानो की आवाज़ और हल्की हल्की रोशनी में वो कमरा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जानवी अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी जो वाइन की ग्लास में धीरे धीरे वाइन डाल रहा था। जानवी की आंखों में इस टाइम बहुत सारे इमोशंस थे। भूख नहीं लगी तुम्हें? इस तरह से मुझे देख रही हो, हैंडसम लग रहा हूँ ना? आरव ने जब नोटिस किया कि वो बहुत देर से हिली ही नहीं है तो उसने हंसते हुए पूछा, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ ये सबसे महंगी डिश है तो तुम इसको पूरे मज़े के साथ खा सकती हो। तब जानवी ने भी नोटिस किया कि काफ़ी टाइम से वो उसको घूर रही थी। उसने नीचे देखा और छुरी का आटा उठाकर बोलने लगी, आपको कैसे पता? हो सकता है आपने मेरी इतनी बार हेल्प करी है तो इसलिए मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए इतनी महंगी डिश ऑर्डर करी हो, ना कि गुस्से में। सच बोलूँ तो तुमने मुझे पहले ही एक ट्रीट दे दी है, तो अगर तुम मुझे दोबारा किसी और तरीके से खुश करना चाहती हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम चाहती हो कि तुम मुझे इस तरीके से थैंक्स कहो तो कोई बात नहीं, तुम खिलाओगी तो मैं खा लूँगा। लेकिन मुझे कोई और तरीका नहीं आता, बस यही तरीके से थैंक यू बोलना आता है। क्यों, इतने साल तक बिज़नेस में रह के तुमने यही सीखा है क्या? आरव ने उससे पूछा और जानवी के सामने रखी स्टीक प्लेट को उसमें काटने लगा। शायद, या पता नहीं मेरे दिमाग में कब कौन सी बात आ जाती है। हाँ, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा पागल है, उसे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। इतना कह के आरव ने उसे स्टीक काट के दे दिया। मानना पड़ेगा, आपने जो ये स्टीक कट किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जानवी उसके स्किल्स की तारीफ़ कर रही थी। बिल्कुल सही, वैसे भी जैसी ड्राइंग तुम करती हो उसके हिसाब से तो मैंने काफ़ी अच्छा ही कट कर लिया है। कैसे इंसान है ये, ज़रूरी है क्या हर बात में मेरी बेइज्जती करना? दोनों बातों का कोई कंपैरिजन नहीं है मिस्टर ओबरॉय, जानवी ने भी इतराते हुए आरव से कहा। तो क्या इनकी ये खट्टी मीठी बातें आगे भी ऐसे जारी रहेगी? क्या जानवी शादी के लिए हामी भरेगी? क्या होगा आगे वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। स्टोरी को देखिए, पूरा पढ़िए। अभी तक अगर पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो जाके उनको भी पढ़िए और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।